तो कैसे हो आप? मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। अपने दिमाग की चेतना के द्वार को खोलिए और आ जाइए ब्रह्मांड की यात्रा पर। ग्रेविटी का भ्रम धरती को छोड़कर बाहर जाएंगी। दोस्तों, अगर एक ऊंची बिल्डिंग से एक कार एवं एक बॉल को फेंका जाए तो क्या होगा? कमेंट करें अपना, वीडियो को लाइक कर दें पहले ही, फिर आप वीडियो में खो जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर एक ऊंची बिल्डिंग से एक कार एक गेंद को दोनों को एक साथ नीचे फेंका जाए तो दोनों में से सबसे पहले जमीन पर कौन टकराएगा, कार या गेंद? चलिए एक और सवाल, जब कार और गेंद दोनों एक साथ नीचे फेंकेंगे तो वह नीचे ही क्यों गिरेगी, ऊपर धरती को छोड़कर बाहर क्यों नहीं निकल जाएगी? चलिए एक और सवाल, जब आप कार और गेंद को ऊंची बिल्डिंग से नीचे छोड़ोगे तो क्या वास्तव में कार और गेंद नीचे गिर रहे होंगे या खुद जमीन ऊपर जाकर उनसे टकरा जाएगी? अब मुझे पता है कि यह बता सवाल आपको जरूर अटपटा लगेगा। भला जमीन ऊपर कैसे जा सकती है? ये चीजें ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन दोस्तों न्यूटन के हिसाब से जो चीजें नीचे गिर रही है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो कुछ और ही कहा था। आइंस्टाइन ने कहा था कि चीजें तो अपनी जगह पर स्थित है, धरती ऊपर जा रही है, उन्हें जाकर टकरा जाती है। लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि धरती तो गोल है। अगर धरती दूसरी साइड से इस तरह से एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाए तो धरती दूसरी साइड में भी चीजों से जाकर टकरा जाएगी। तो इस केस में धरती को एक्सप्लोर हो जाना चाहिए, लेकिन धरती तो हमें अपनी जगह पर स्थिर लगती है। भला कौन सही है, न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन? चलिए एक और सवाल, चांद पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करता है? वह पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर बाहर क्यों नहीं जाता, या फिर पृथ्वी से ही क्यों नहीं टकरा जाता है? उसी तरह हमारी पृथ्वी सूर्य को छोड़कर स्पेस में क्यों नहीं आती? दोस्तों, आपको सवाल अटपटे लगेंगे। मेरी छोटी सी गुड़िया है, 5 साल की कक्षा ने मुझसे ऐसे सवाल पूछे हैं ब्रह्मांड के रहस्य, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही अच्छी जानकारी है। इस जानकारी को हासिल करने में 2 दिन लगे हैं मेरे को, वीडियो एडिटिंग में 4 दिन लगे रोज। तो आपका एक लाइक और कमेंट हमें सपोर्ट देता है। आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो भी हम वीडियो बनाएंगे, वरना नहीं। और एक और सवाल, यह ब्लैक होल इवेंट हेरोजाइनाइन क्या होता है? आपने यह तो सुना होगा, अगर किसी चीज से ब्लैक होल या इवेंट हेरोजाइन को पार किया जाए तो वह हमेशा के लिए ब्लैक होल में गिर जाएगी और कभी भी वापस नहीं लौट सकती। आखिर इस इवेंट हेरोजाइनाइन पर ऐसा क्या होता है? दोस्तों, अभी तक मैंने आपसे जितने सवाल पूछे हैं उनमें से एक बात तो साफ हो रही है, यह सब खेल गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का है। लेकिन सवाल यह है कि वास्तव में ग्रेविटी है क्या? दोस्तों, मेरा यकीन मानिए कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के बारे में आप जो भी जानते हैं, आपकी वो सारी अवधारणाएं इस वीडियो में टूट सकती है और टूटने वाली है। ग्रेविटी तो नहीं जो आप जानते हैं, बल्कि ग्रेविटी कुछ और ही है। और मेरा यकीन मानिए कि आपको पूरे इंटरनेट पर ग्रेविटी को इतनी आसान भाषा में कोई नहीं समझाएगा। चलिए जानते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य, ब्रह्मांड आखिर कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी टाक, स्वागत करता हूँ आपका ध्यान योगी मोटिवेशन में। दोस्तों, ग्रेविटी क्या है और यह कैसे काम करती है, इसको समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि अगर ग्रेविटी ना होती तो दुनिया का क्या होता। दोस्तों, सच तो है कि अगर ग्रेविटी ना होती तो हमारी दुनिया कभी नहीं बनती। ग्रेविटी है जिसने तारों को बनाया, ग्रहों को बनाया और आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज को बनाया, हमें बनाया। सोचो, अगर ग्रेविटी ना होती तो ना कोई ग्रह बना होता, ना कोई तारा बना होता, ना कोई गैलेक्सी बनती, ना ही मैं और आप बनते। और बिना ग्रेविटी के पूरा ब्रह्मांड सिर्फ गैस और धूल के कणों से भरा होता, जो उड़ते हुए धूल के कण होते, वो जमते ही नहीं। तो ब्रह्मांड का धन्यवाद दीजिए, ग्रेट ग्रेविटी माँ का धन्यवाद दीजिए कि हमारी पृथ्वी को बनाया, हमें बनाया। क्योंकि धन्यवाद में कितनी शक्ति है। सुबह के 6 बजे हैं, पक्षी रोटी मधुर संगीत गा रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप सुन रहे हैं। दोस्तों, धागे की तरह काम करती है जो इस पूरे ब्रह्मांड को बांधे हुए। सोचो, अगर ग्रेविटी सिर्फ 5 सेकंड के लिए गायब हो जाए तो हमारी दुनिया का क्या हाल होगा? दोस्तों, सच तो यह है कि अगर ग्रेविटी सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही छुट्टी पर चली जाए तो दुनिया में यह तबाही आएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 5 सेकंड यह कितने कम लगते हैं, लेकिन इस छोटे से समय अंतराल में दुनिया का हाल पूरी तरह से बदल जाएगा। जैसे ही ग्रेविटी खत्म होती उसी पल सभी लोग, जानवर, पानी, हवा, धूल, मिट्टी, सब चीजें सीधा ऊपर तैरने लगेगी। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो है, ऑर्गन्स का प्रेशर है, वह सीधा ऊपर की ओर शिफ्ट करना शुरू हो जाएगा। चलती हुई कार, बस, ट्रेन सब हवा में उड़ने लगेंगे, ट्रिप करने जैसी लगेगी। समंदर का पानी ऊपर उठना शुरू कर देगा। ग्रेविटी खत्म होने की वजह से पृथ्वी का टेक्टोनिक प्लेट्स भी फ्री हो जाएंगे, जिसमें जमीन में बड़े बड़े क्रैक्स होने लगेंगे।
वेलकिंग एक्टिविटी बढ़ जाएंगे, इंसानों की बनाई गई बड़ी बड़ी इमारतें टूट कर बिखर जाएगी, और जब 5 सेकंड बाद ग्रेविटी वापस आएगी तो चीजें हवा में उड़ी थी वह वापस पूरी रफ्तार से नीचे गिरेगी। समुद्र का पानी जब नीचे आएगा तो वह बड़ी बड़ी लहरों में बदलकर शहरों को। तो दोस्तों ये डरावनी बात नहीं है, यह मानव कल्पना शक्ति है। टावर को एक हल्की बॉल और एक साथ छोड़ा। गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि दोनों बॉल एक ही समय पर जमीन पर गिरती है। वैज्ञानिक गैलीलियो यह देखकर साबित कर दिया कि चीजों को ऊपर से नीचे गिरने की स्पीड का उनके वजन से कोई लेना देना नहीं होता। चाहे भारी ऑब्जेक्ट हो या हल्का, ग्रेविटी एक समान खींचती है। अगर दोनों को एक साथ छोड़ा जाए तो दोनों एक साथ ही जमीन पर आएंगे। गैलीलियो के इस कॉन्सेप्ट से एरिस्टोटल के 2000 सालों से चली आ रही अवधारणा को गलत साबित कर दिया। यह ग्रेविटी को समझाने का मानव इतिहास का पहला सॉलिड साइंटिफिक स्टेप था। हालांकि चीजें ऊपर से नीचे क्यों गिरती है इसका जवाब गैलीलियो के पास भी नहीं था। फिर उसके बाद आज से करीब 410 साल पहले जोहान केपलर के नाम के वैज्ञानिक प्लैनेट का बिहेवियर ऑब्जर्व किया। केपलर ने अपने खुद के नियम बनाए। केपलर ने प्लैनेट के सूर्य के चारों ओर घूमने की स्पीड और उनकी सूर्य से दूरी कैसे रिलेटेड है। केपलर ने सोलर सिस्टम के बारे में 3 नियम दिए, जिनसे पहला नियम था कि प्लैनेट सूर्य के चारों ओर सर्किल में नहीं बल्कि इलिप्स में घूमते हैं, और इलिप्स के 2 सेंटर होते हैं जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है। इसका मतलब है कि प्लैनेट सूर्य को कभी बहुत ज्यादा पास होते हैं, कभी बहुत ज्यादा दूर। यह पहली बार इसने साइंटिफिकली प्रूव किया था। केपलर का दूसरा नियम था कि जब प्लैनेट सूर्य के पास से गुजरता है तो वह तेजी से घूमता है। यह प्लैनेट सूर्य से बहुत दूर होता है, वह स्लो घूमता है। और केपलर ने तीसरा नियम दिया, प्लैनेट सूर्य से जितना ज्यादा दूर होगा उसको सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में उतना ही समय लगेगा। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 1 साल में पूरी करती है, वहीं जुपिटर को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 12 साल लग जाते हैं। कुंभ का मेला इसलिए बना है। तो नेपच्यून 165 सालों में सूर्य एक परिक्रमा पूरी करता है। दोस्तों न्यूटन ने प्लैनेटरी सिस्टम को लेकर अपने खुद के नियम तो बनाए, लेकिन खुद केपलर के पास भी इसका कोई खास जवाब नहीं था कि यह सब क्यों होता है। उन्होंने सिर्फ कैसे होता है यह तो लिख दिया, लेकिन क्यों होता है यह उन्हें भी पता नहीं था। फिर आज के करीब 360 साल पहले की बात है। उस समय इंग्लैंड एक क्राइसिस से गुजर रहा था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में प्लेग नाम की एक महामारी तेजी से फैल रही थी। इस वजह से सभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई। 23 साल का एक दुबला पतला लड़का पढ़ता था उसमें, जो अपने में ही खोया रहता था, जिसका नाम था आइजैक न्यूटन। जब सभी लोग प्लेग से बचने के लिए शहरों से भाग रहे थे गांवों की ओर, तो न्यूटन भी अपने गांव लौट आया। एक दिन न्यूटन अपने घर के बाहर सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और बादलों के नीचे भी धूप उतर रही थी, और तभी एक सेब हल्की सी आवाज के साथ उसके पास जमीन पर गिरा। तो सेब को देखते रहे और एक सवाल उनके दिमाग में फ्लैश हुआ कि सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, वो बादलों में ऊपर क्यों नहीं चला जाता। यह एक छोटा सा सवाल था। इस सवाल ने पूरी विज्ञान को हिला दिया। न्यूटन सोचने लगे कि अगर सेब ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या पृथ्वी सेब को नीचे खींच रही है, और अगर धरती सेब को नीचे खींच सकती है तो क्या यह खींचने का फोर्स दूसरी और चीजों को पर काम करता है। न्यूटन ने सोचा कि अगर सेब नीचे गिरता है तो फिर चांद नीचे क्यों नहीं गिर जाता, जबकि चांद तो पृथ्वी के आसपास ही घूमता है। लेकिन स्पेस में गिरना और ऑब्जेक्ट में घूमना दोनों में क्या फर्क होता है। न्यूटन के दिमाग में तीसरा सवाल आया कि जो फोर्स सेब को नीचे खींचता है, क्या वही फोर्स चांद को पृथ्वी के ऑब्जेक्ट में बनाए रखता है। दोस्तों न्यूटन के दिमाग में आई यह सवाल मानव इतिहास के टर्निंग पॉइंट थे, क्योंकि अब विज्ञान की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाली थी। न्यूटन ने सोचा कि जिस तरह से सेब धरती पर नीचे गिर रहा है, उसी तरह से चांद भी धरती पर नीचे गिर रहा है, लेकिन चांद नीचे गिरने के साथ साथ साइड में भी मूव कर रहा है, जिस वजह से चांद पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। मतलब सेब और चांद दोनों ही कोई एक जैसे फोर्स लग रहे होंगे, लेकिन यह फोर्स यूनिफॉर्म नहीं हो सकते, बल्कि पृथ्वी से दूरी बढ़ने यह फोर्स भी कम हो जाती होगी। मतलब पृथ्वी के पास आने वाली चीजें लगने पर फोर्स पृथ्वी से दूर जाने वाली चीजों पर लगने वाले फोर्स से ज्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी की अपनी और चीजों को खींचने की शक्ति कम होती जाएगी, और जैसे जैसे पृथ्वी के पास आएंगे वैसे वैसे पृथ्वी की चीजों को अपनी ओर खींचने की शक्ति बढ़ती जाएगी।
और न्यूटन ने कहा एक चीज, हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और इस फोर्स को हम गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों न्यूटन ने ग्रेविटी को 23 से 24 साल की उम्र में ही डिस्कवर कर लिया था, लेकिन उन्होंने अभी इसे पब्लिश नहीं किया। लेकिन 15 साल बाद फाइनली 1687 में उन्होंने अपनी महान किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका पब्लिश की, जिसमें न्यूटन की ग्रेविटी के लॉ पूरी दुनिया के सामने आए और न्यूटन ग्रेविटी को गणितीय इन्फेक्शन से बांध दिया। न्यूटन का ग्रेविटी का फार्मूला है Fgm2 G1 Gm2 R2। मुझे उम्मीद है कि आपने इस फॉर्मूले को स्कूल में कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि चलो ठीक है, सर आइजैक न्यूटन के हिसाब से सेब और चंद्रमा दोनों पर एक ही फोर्स काम कर रहा है। ग्रेविटी का, पृथ्वी की ग्रेविटी से भी अपनी ओर खींच रही है और पृथ्वी को भी अपनी ओर खींच रही है, लेकिन चंद्रमा आखिर धरती पर क्यों नहीं गिर रहा? यह पृथ्वी के ऑर्बिट में ही क्यों घूम रहा है? तो इसका सवाल बड़ा ही आसान है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, जिसे कैनन वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटल चाहते हैं। दोस्तों आज का सवाल सही जवाब देने वाले को नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा सेकंड पार्ट में। आज का सवाल है कि पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई और व्यास कितना किलोमीटर है? कमेंट जरूर करें। इस पृथ्वी पर एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर हमने एक कैनन लगाई थी, एक बॉल फायर करती है। मान लो अगर कैनन बॉल को कम स्पीड से फायर करता है तो क्या होगा? बॉल कैनन से निकलेगी और आगे बढ़ेगी, लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी बॉल को अपनी ओर खींच लेगी और बॉल जमीन पर गिर जाएगी। लेकिन अगर कैनन बॉल को थोड़ी और तेज स्पीड से फायर करे तो क्या होगा? तो इस केस में बॉल कैनन से थोड़ी और तेज गति से निकलेगी, जिस वजह से वो पहले से ज्यादा दूरी तक ट्रेवल करेगी। फिर इसे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींचेगा। ये क्यों होता है? और अगर बॉल की स्पीड को थोड़ा और बढ़ाया जाए तो बॉल थोड़ी और दूरी तय करेगी। अब आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी की ग्रेविटी बॉल को लगातार अपनी ओर खींच रही है। अगर बॉल में हम थोड़ी स्पीड और दे दे तो बॉल ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर पाती है। इसका कारण है पृथ्वी गोल है, इस वजह से बॉल पृथ्वी पर ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर पा रही है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस बॉल को थोड़ा और स्पीड से फायर करें? दोस्तों इस केस में पृथ्वी की ग्रेविटी हर पॉइंट पर बॉल को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी, लेकिन जब बॉल में इतनी स्पीड होगी तो पृथ्वी के गोल कन्वेंशन की वजह से जमीन में मिस कर जाएगी। मतलब बॉल तो हर पॉइंट पर पृथ्वी पर गिर रहे हैं, लेकिन बॉल एक साइड गति भी है जो बॉल को जमीन पर टकराने से पहले ही आगे धकेल देती है, जिससे बॉल पृथ्वी के ऑर्बिट में लगातार घूमती रहेगी, जिसे फ्री फॉल भी कहा जाता है। जिसका मतलब है कि ग्रेविटी लगातार उस बॉल को नीचे गिराती रहेगी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट पृथ्वी के कर्वेज की वजह से हर बार जमीन को मिस कर पाता है। दोस्तों ठीक इसी तरह चंद्रमा पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर काटता रहता है और स्पेस में भेजे गए सभी सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन भी फ्री फॉल हो रहे हैं। और ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। दोस्तों एक बार के लिए सोचिए क्या होगा अगर हम कैनन बॉल थोड़ी और स्पीड से फायर कर दें तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो समझ में आया है तो एक कमाल का कमेंट लिखें। और ये साइंस के स्टूडेंट के लिए आईएएस एग्जाम में भी बहुत उपयोगी है। उनके केस में इतनी स्पीड से आगे बढ़ेगी कि पृथ्वी की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश तो करेगी, लेकिन बॉल में इतनी ज्यादा स्पीड होगी, इतनी ज्यादा शक्ति होगी तो पृथ्वी की ग्रेविटी को हराकर सीधा अंतरिक्ष में जाएगी। यानी बॉल में ज्यादा स्पीड होने की वजह से पृथ्वी के ऑर्बिट में रुकेगी ही नहीं। दोस्तों इसी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। एस्केप वेलोसिटी तो मिनिमम स्पीड होती है जिसकी मदद से कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट की ग्रेविटी को हराकर उससे बाहर निकल जाता है। दोस्तों हमारी पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब अगर आपने किसी बॉल को 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका तो हमेशा के लिए धरती को छोड़कर स्पेस में चली जाएगी। अब दोस्तों हर एक प्लेनेट तारे की अलग अलग एस्केप वेलोसिटी होती है। जिस प्लेनेट या स्टार जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उसकी उतनी ही ज्यादा एस्केप वेलोसिटी होगी। दोस्तों आज से करीब 350 साल पहले सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया वह इतना परफेक्ट था कि उसमें आप किसी प्लेनेट के ऑर्बिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी एस्ट्रॉइड या कॉमेट के पास कैलकुलेटर कर सकते हैं, समुद्र से उठने वाली टाइड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूटन की ग्रेविटी की लॉ से कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। उस समय पूरी दुनिया सोचती थी कि बस ग्रेविटी का सीक्रेट मिल गया, सब साइंस कंप्लीट हो गई, न्यूटन एक लीजेंड बन चुके थे। आने वाले 200 सालों तक किसी ने न्यूटन की बातों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की।
लेकिन आज से लगभग 145 साल पहले, 140 ईयर पहले, जर्मनी के एक शहर में, उनमें एक साधारण से परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। वह बच्चा दूसरे बच्चों से अलग था। उसने काफी लेट बोलना शुरू किया। वो एक शांत स्वभाव का लड़का था। टीचर्स तो उसके मंदबुद्धि बोलते थे। पढ़ने में वह बच्चा एवरेज था, लेकिन उस बच्चे के अंदर एक खास बात थी। वह थी जिज्ञासा, हर चीज को जवाब जानने की जिज्ञासा। दोस्तों, वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद अल्बर्ट आइंस्टीन थे। दोस्तों, अब अल्बर्ट आइंस्टीन बड़े हुए तो वह स्विस पेरेंट्स ऑफिस में क्लर्क के जॉब करने लगे। अल्बर्ट आइंस्टीन की खास बात थी जो भी उनकी इमेजिन। आइंस्टीन अपनी कल्पनाओं में ब्रह्मांड की गहराइयों में खो जाया करते थे। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने कल्पना की, अगर मैं लाइट बीम पर बैठकर प्रकाश की रफ्तार से ट्रेवल करूं तो मुझे दुनिया कैसी दिखाई देगी। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन की इस कल्पना शक्ति के लिए कमेंट करें। इमेजिन ने फिजिक्स को जोरों से हिला दिया। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए, न्यूटन ने ग्रेविटी की जो एक फोर्स बताया। दोस्तों, वीडियो स्पॉन्सर द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, ऑल टाइप ऑफ गीजर, हीटर, कूलर, पंखे, होलसेल विक्रेता, आपकी अपनी शॉप। वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, जानकारी लेनी पड़ती है। आइंस्टाइन इस अमेजिंग फिजिक्स की जड़ों को हिला देता है। जब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उससे थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए, न्यूटन ने ग्रेविटी को एक फोर्स बताया जो कि इंटरसेट यानी तात्कालिक होता है। इसको ऐसे समझिए कि मान लो आपने रस्सी में एक छोर पर एक भारी गेंद को बांध दिया और रस्सी के दूसरे छोर पर पकड़कर आप इसे घुमाते हैं। इस केस में आप पा रहे होंगे कि आपने रस्सी कसकर पकड़ी रखी है और बॉल आपके चारों ओर घूम रही है। ग्रेविटी इस रस्सी को इस तरह से काम करती है जो बॉल को अपनी ओर खींचती रहती है। लेकिन सोचिए, घूमते घूमते अचानक यह रस्सी टूट जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, इस केस में जैसे ही रस्सी टूटेगी, वैसे ही बॉल आपके चारों ओर घूमने के बजाय एक सीधी रेखा में आपसे दूर भाग जाएगी। दोस्तों, यह घटना तात्कालिक यानी इंटरसेप्ट होती है। मतलब जैसे ही रस्सी टूटेगी, वैसे ही बॉल अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर भाग जाएगी। न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी इसी तरह एक इंटरसेप्ट फोर्स है, जैसे रस्सी बांध रखी हो, जो चीजों को पुल करती है। ध्यान से सुनना, इंस्टेंट यानी तुरंत। अल्बर्ट आइंस्टाइन को यह बात हजम ही नहीं हुई कि ग्रेविटी एक इंस्टेंट यानी तात्कालिक फोर्स है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक कल्पना की कि सूर्य से प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अब चूंकि धरती सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो धरती पर न्यूटन की इंस्टेंट ग्रेविटी का फोर्स काम करता है। आइंस्टाइन ने सोचा कि क्या होगा अगर सूर्य अचानक से गायब हो जाए। अब न्यूटन की वास्तविक ग्रेविटी के हिसाब से जैसे ही सूर्य गायब होगा तो सूर्य की ग्रेविटी उसी पल समाप्त हो जाएगी। और जैसे रस्सी को छोड़कर बॉल अपने ऑर्बिट को छोड़कर भागने लगी थी, ठीक वैसे ही पृथ्वी भी अपने ऑर्बिट को छोड़कर उसी पल स्पेस में भागने लगेगी। लेकिन सूर्य के गायब होने के बाद सूर्य का जो आखिरी प्रकाश निकलेगा, वो पृथ्वी तक 8 मिनट के बाद पहुंचेगा। अब दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है कि ब्रह्मांड में प्रकाश की रफ्तार से तेज कुछ नहीं चल सकता। ब्रह्मांड में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रकाश की गति से तेज ट्रेवल ही नहीं कर सकती। और खुद प्रकाश की भी इस ब्रह्मांड में एक स्पीड लिमिट है जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि सूर्य के गायब होने से ही पृथ्वी यह इंफॉर्मेशन प्रकाश के पहुंचने से पहले ही कैसे पहुंच गई कि सूर्य गायब हो चुका है और उसकी ग्रेविटी खत्म हो चुकी है। जबकि ब्रह्मांड की सबसे तेज चलने वाली चीज खुद प्रकाश, जो प्रकाश सूर्य से निकला था, वह अभी पृथ्वी तक पहुंचा ही नहीं। उसने पहले पृथ्वी अपने ऑर्बिट को छोड़कर स्पेस में निकल गई। इस थॉट एक्सपेरिमेंट ने आइंस्टाइन के दिमाग को हिला दिया, क्योंकि यह तो एक विरोधाभास बन रहा था। क्योंकि ग्रेविटी के खत्म होने की इंफॉर्मेशन प्रकाश से पहले पृथ्वी पर पहुंच रही है, जो कि ब्रह्मांड के नियम को तोड़ रही है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड का नियम है कि ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। इस थॉट एक्सपेरिमेंट से आइंस्टाइन को समझ आ रहा था कि न्यूटन की ग्रेविटी में कुछ ना कुछ जोल है, न्यूटन की ग्रेविटी में कुछ तो मिसिंग है, जो इस विरोधाभास को जन्म दे रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड अपना नियम नहीं तोड़ सकता, लेकिन वो मिसिंग चीज आखिर है क्या? इस सवाल ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की रातों की नींद उड़ा दी। आपकी भी नींद उड़ गई हो तो कमेंट कर दो। स्विच पेटेंट के उस छोटे से ऑफिस में बैठे एक मामूली क्लर्क के दिमाग में एक बड़ा सा यूनिवर्स चल रहा था।
अभी आइंस्टीन एक घंटी की आवाज सुनते हैं क्योंकि कोई एलिवेटर से ऊपर आ रहा था। अब मोमेंट पर आइंस्टीन एकदम फ्रीज हो जाते हैं और फिर आइंस्टाइन सोचते हैं कि जिस एलिवेटर से जो आदमी ऊपर आ रहा है, अगर उस एलिवेटर के केबल टूट जाए तो वो एलिवेटर लिफ्ट फ्री फॉल में नीचे गिरने लगे तो एलिवेटर में बैठे उस आदमी को क्या फील होगा। दोस्तों यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन आइंस्टाइन की सोच ने इस सवाल को यूनिवर्स चेंजिंग थॉट एक्सपेरिमेंट बना दिया। दोस्तों आइंस्टाइन के इस थॉट एक्सपेरिमेंट्स को आज खुद इमेजिन करो। मान लो कि आप किसी ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर हो, एलिवेटर से नीचे जा रहे हो और अचानक एलिवेटर लिफ्ट की केबल टूट जाए और एलिवेटर फ्री फॉल में धरती पर गिरने लगता है। तो इस सिचुएशन में आप फील करोगे कि आप लिटरली फ्लोट कर रहे हो। आपको अपने शरीर का वजन महसूस ही नहीं होगा क्योंकि फ्री फॉल की स्थिति में आपकी बॉडी एलिवेटर के फर्श पर कोई दबाव भी नहीं डालेगी। आप देखोगे कि आप आसपास कागज या किताबों या खुद सब तैर रहे हैं। यानी एलिवेटर जब फ्री फॉल में गिरेगा तो आप एलिवेटर के अंदर कोई फोर्स फील नहीं करोगे। टू बी कॉन्टिनेंट। वीडियो को आगे देखने के लिए अपना कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। वीडियो स्पॉन्सर्ड द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आपके अपनी शो। थैंक्स फॉर वॉच। लव यू ऑल फ्रेंड्स। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। मैं नहीं मानता। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। आपकी अपनी शॉप।